हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। हम कर रहे थे 10th क्लास का मेटल्स नॉन मेटल्स। तो बड़ी सारी वीडियो चैप्टर पे हमने बनाई हैं। जितनी भी वीडियो हैं वो उसकी अलग से प्ले लिस्ट बना देंगे, जहाँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। आप ये वीडियो देख सकते हो, और अगर वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो उसके आंसर आप खुद दे सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज पे ही जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर पे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बीच में दिए गए हैं और कुछ लास्ट में हैं। पहले हम करेंगे जो चैप्टर के बीच में। बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल को बताना है आपने कौन सी मेटल है। जैसे कि पहले पार्ट में उसने पूछा है कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। तो एक ही मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सारी मेटल क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। एक नॉन मेटल भी है, मेटल मरकरी है, और नॉन मेटल कौन सी है? ब्रोमीन। तो आंसर आएगा मरकरी। और कौन सी मेटल है जो सॉफ्ट होती है इतनी कि उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं? और वो है हमारी सोडियम, Na सिंबल है इसका। और कौन सी मेटल है जिसकी हीट कंडक्शन, बड़ी ज़्यादा हीट जो है वो कंडक्ट करती है? हमने पढ़ा था मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर की जो है हीट कंडक्ट करने की पावर सबसे ज़्यादा है ना। कॉपर भी कर लेती है, एल्यूमिनियम भी कर लेती है, बड़ी सारी मेटल जो है करती हैं, लेकिन सिल्वर की हीट कंडक्शन जो है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। थर्मल मीन हीट को कंडक्ट करना। उसके बाद है कौन सी मेटल है जिसकी हीट कंडक्ट करने की पावर सबसे कम है, थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम है, और वो है हमारी लेड, दैट इज Pb, सिंबल है इसका Pb। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है मैलेबल और डक्टाइल के बारे में बताएं। ठीक है, मैलेबल और डक्टाइल को एक्सप्लेन करें। तो मैलेबल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे अगर वीडियो देखें तो सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी। मैलेबल वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिससे उसको हैमर से बीट करने पर अगर वो शीट्स बन जाएं। देखा ना हमने मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल आप शीट वो खाना पैक करते हैं, या चादरें जो छत पे डाली होती हैं लोहे की, तो वो मैलेबल प्रॉपर्टी है। और डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या है? मेटल की वायर बना देना। आपने देखी है कॉपर वायर या सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम वायर जो है, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट लेके आती हैं घरों में, एल्यूमिनियम की होती हैं, और जो घर में हम वायरिंग करते हैं वो क्या होती है? कॉपर की, है ना, छोटी छोटी वायर बनाई होती हैं, वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है। तो मैलेबल बोलेंगे ए मैलेबल मटेरियल इज वन इन विच ए थिन शीट कैन बी इजिली फॉर्मड बाई हैमरिंग इट। मेटल आर मैलेबल, क्यों? बिकॉज मेटल कैन बी चेंज इनटू शीट्स व्हेन बीटन विद हैमर। क्लियर? और डक्टाइल की अगर बात करें तो ए डक्टाइल मटेरियल इज वन विच कैन बी टर्न्ड इनटू थिन वायर, जिसकी वायर बन जाती है ऑन स्ट्रेचिंग। तो मेटल आर डक्टाइल बिकॉज दे कैन बी स्ट्रेच्ड टू वायर्स, थिन वायर्स, उनकी थिन वायर बना सकते हैं। क्लियर? अब बच्चे चलते हैं 46 पेज पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि सोडियम मेटल को मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है? तो हमने पढ़ा था कि सोडियम जो है वेरी रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीजन से या वाटर से रिएक्ट कर जाती है और कैच फायर, और उसको आग लग जाती है। ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, इस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम सोडियम को ओपन नहीं रख सकते, हम इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो हम लिख सकते हैं सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन और मॉइस्चर फ्रॉम एयर। एयर में ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, एयर में ऑक्सीजन होती है, जब मॉइस्चर जो होगा उससे रिएक्ट हो जाएगी, एंड कैच फायर, और आग लग जाएगी। इट केप्ट इन ओपन, इफ इट केप्ट इन ओपन, अगर ओपन में रखेंगे। हैंस सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंटल फायर, और एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कुछ रिएक्शन आपने बतानी है, इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और पोटाशियम की। आयरन की रिएक्शन आपने करनी है वाटर से स्टीम की फॉर्म में, और कैल्शियम से वाटर लिक्विड से, और पोटाशियम की भी वाटर से। तो अगर आप अपना वो रिएक्टिविटी सीरीज देखें, रिएक्टिविटी सीरीज क्या था? वो था केदारनाथ का माली आलू यरा फीके पकाता है, ये था ना। तो इन्हीं की बात करेंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये देखो आपका ये आ गया आपका आयरन, और ये आ गया आपका कैल्शियम, और ये आ गया पोटाशियम। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आयरन। तो अगर आप वो रिएक्शन देखें, जो हमारी वीडियो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका। तो चलो हम आपको बताते हैं। हमने कहा था कि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है,
लेस रिएक्टिव है, वो ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट होता है ना ही हॉट वाटर से, गर्म करने पर भी रिएक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर स्टीम बनाई हुई है उसकी, स्टीम पे एनर्जी ज़्यादा होती है ना, स्टीम में एनर्जी ज़्यादा होती है, हमने देखा था। तो स्टीम बनाई हुई है, तो अगर आयरन को भी रेड हार्ड किया हुआ है फिर ये रिएक्शन हो जाती है। और ये देखिए आयरन जो है स्टीम से, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, गैस मीन स्टीम, ठीक है, तो रिएक्ट होता है और क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनते। बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, लेकिन ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाते हैं Fe2O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। लेकिन ये Fe3O4 जो है ये ऑक्साइड कोई नहीं आयरन का, लेकिन आपको मैंने पहले भी समझाया था, ये दो ऑक्साइड होते हैं आयरन के, दो ऑक्साइड होते हैं FeO एंड Fe2O3, ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं। जब आयरन ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्ट होता है तो ये दोनों ऑक्साइड बनते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। जब दोनों को प्लस करेंगे, आयरन कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, और ऑक्सीजन कितने टाइम होगी, 4 होगी। इस कारण इकट्ठा करके लिख देते हैं आयरन 2 एंड 3 ऑक्साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस एंड दिस, ठीक है। जब हम 11th-12th में जाएंगे तो ये हम नहीं लिखते कहीं भी, हम यही लिखते हैं, ठीक है, आयरन 2 ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। तो हमने बताया था इसको फेरस, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो उसके बाद सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं, इक्वेशन इसकी कैल्शियम की वाटर के साथ। तो कैल्शियम कहाँ है, ये देखिए कैल्शियम यहाँ है। तो कैल्शियम हमने देखा था, कैल्शियम बीइंग मोर रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मीन कोल्ड वाटर से रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्ट हो जाता है। ये देखिए रिएक्शन, कैल्शियम जो है लिक्विड वाटर है ना, एल लिखा है, एल मीन लिक्विड वाटर से ही रिएक्ट हो जाता है। और क्या निकलती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और प्लस हीट भी निकलती है, प्लस हीट भी निकलती है। और हमने ये भी देखा था, कैल्शियम जब थोड़ा सा रिएक्ट होता था, और कुछ कैल्शियम जो था वो हमने ऊपर उस पर तैरते भी देखा था, किस पे, पानी पे तैरते भी देखा था। क्यों देखा था वो आप देख सकते हो वीडियो वाटर की रिएक्शन में। उसके बाद इक्वेशन किसकी, पोटाशियम की वाटर के साथ बतानी है। और पोटाशियम बीइंग वेरी रिएक्टिव, अभी हम बात कर रहे थे सोडियम और पोटाशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वेरी रिएक्टिव। तो इसमें जैसे ही वाटर डालेंगे ना, क्या होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये देखो क्या बनेगा, KOH। ये कैसे रिएक्शन होती है, आपको बच्चों को कई कन्फ्यूजन होते हैं कि कैसे रिएक्शन होती है। हमें पता है पोटाशियम और वाटर होता है HOH, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं वो हाइड्रोजन को देती हैं और हाइड्रोजन निकाल देती हैं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो पोटाशियम वाटर से रिएक्ट होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है। जहां आग कैसे लग जाती है, हमने बताया था आपको सोडियम पोटाशियम में आग कैसे लगती है, क्योंकि जो हीट निकलती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि हाइड्रोजन जो है उसको जला देती है। और हाइड्रोजन पहले फ्यूल है, ईंधन है, जलने में काम आता है, और हाइड्रोजन को आग लग जाती है, जिस कारण ये फायर आग पकड़ लेता है। ठीक है जी, आप वीडियो देख सकते हो, रिएक्शन विद वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों अब चलते हैं हम इसी पेज के क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द सोल्यूशन गिवन। ये मेटल ABCD ली गई हैं और ये सोल्यूशन दिए गए हैं 4 टाइप के, मीन सॉल्ट की सोल्यूशन दिए गए हैं वाटर में, इनमें डाली हैं। तो ये जो चेंज, फॉलिंग चेंज जो है वो दिखाई गई हैं, ये रिएक्शन दिखाई गई है, किसके साथ ये रिएक्शन करता है, किसी के साथ नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछा है कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और की रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करें। तो देखते हैं, पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। क्रैम करना हो तो 1 मिनट का काम है, लेकिन अंडरस्टैंड करेंगे तो बड़े सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला अगर टॉपिक देखें तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से साल्ट हैं, ये देखिए, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज है ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये आप जाल कर सकते हो ना। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे, जो ऊपर है ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो पहले इनको टिक कर लो। ये है आयरन दूसरे नंबर पे है, लिया उसने कॉपर सल्फेट, और ये कॉपर हो गया, ये जिंक और ये सिल्वर। हम ये जिंक ऐसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इनको देखना हमने ABCD में से देखना है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, और इनको रेंज भी करना है। ये देखिए, ए की बात करते हैं। ए जो है सबसे पहले देखेंगे, ए जो है आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता, आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता, आयरन सल्फेट से रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब है ए जो है वो आयरन से नीचे है, ये क्लियर हो गया कि आयरन के ऊपर नहीं है। आगे देखते हैं, कॉपर सल्फेट से कर जाता है,
कॉपर सल्फेट से कर जाता है। इट मीन जे ए जो है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है। ये क्लियर हो गया कि ए जो है इनके दोनों के बीच में है, ए जहां आएगा। क्लियर हो गया ना। तो आगे बी देखते हैं। बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट करता है आयरन सल्फेट में करता है, बाकी किसी में नहीं करता। इसका मतलब ये है कि बी तभी आयरन को निकालेगा अगर बी आयरन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। आयरन सल्फेट में से तभी उसको धक्का मारेगा, है ना। बी तभी धक्का मारेगा कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तू पीछे हट, मैं सल्फेट के साथ रिएक्ट हो जाऊंगा। तो अब ये बी जो है ये आयरन से ऊपर है। ये क्लियर हो गया कि बी कहीं इधर है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे सी पे चलते हैं। सी देखिए, नो रिएक्शन। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ सी करता है। इट मीन जो सी है ये देखिए कॉपर के साथ भी नहीं करता, जिंक के साथ भी नहीं करता। सी जो है कॉपर के साथ नहीं करता। अगर कॉपर के साथ नहीं करता इट मीन ये कॉपर से क्या है, नीचे है। अगर कॉपर से ऊपर होता तो इसने कर लेनी थी, ठीक है ना। अब कॉपर सल्फेट के साथ नहीं करता, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कर लेता है। इट मीन ये जो सी है ये जहां है कॉपर और सिल्वर के बीच में। हमारा रिएक्टिविटी सीरीज तो कम मेटल का है, और भी बड़ी सारी मेटल बीच में आ जाती हैं। तो इट मीन कॉपर, सी की प्लेस क्या है, कॉपर और सिल्वर के बीच में है। अब डी को देखते हैं। डी जो है ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है, ना इसके साथ करता है। इट मीन डी जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नहीं करता, सिल्वर नाइट्रेट को भी धक्का नहीं मार सकता वो। इसका मीन वो सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को भी नहीं निकाल सकता। तो कहने का मतलब वो जो डी है वो सिल्वर से भी नीचे है, वो सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है, वो नीचे आएगा। डी इधर कहीं आएगा। इसके नीचे भी मेटल होती है ना हमारी, प्लेटिनम वगैरह भी आती है, और भी आती हैं। मीन गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर के नीचे गोल्ड भी हो सकता है। हमने ये नहीं ढूंढ रहा कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ हमने रिएक्टिविटी देखनी है। क्लियर हो गया। अब आपको पता चल गया सबसे ज्यादा रिएक्टिव बी है, फिर ए, फिर सी और फिर डी। क्लियर हुआ नहीं। तो ये देखिए, अरेंज द मेटल ए बी सी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं। तो क्या ऑर्डर बन गया, बी इस आंसर इसका आ गया। बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद है हमारा ए, और उसके बाद है सी, और उसके बाद है डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। अगर अभी भी नहीं हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला टॉपिक आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप सोचेंगे पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। तो ये है करेक्ट सीरीज। अब पहला है बट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सी है, बी। तो आंसर क्या आ गया, मेटल बी जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। क्लियर, इजी हो गया क्वेश्चन निकालना। ये भी लास्ट वाला हो गया, ये भी हो गया। बीच में देखें, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल बी इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बी मेटल को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा, बी मेटल को आयरन सल्फेट, बी मेटल देखो, बी मेटल जहां है तो अगर आयरन सल्फेट से रिएक्ट हो सकती है तो नेचुरली इसके नीचे जितने भी होंगे वो सभी के साल्ट से रिएक्ट हो जाएगी। कॉपर सल्फेट को भी धक्का मारेगी, ये कॉपर सल्फेट को भी धक्का मारेगी, पीछे हट भाई, मैं आ रही हूँ, सल्फेट मेरे को दे दे क्योंकि तू मेरे से क्या है, कम रिएक्टिव है। ये देखिए ऐसे होगा कुछ। ये देखिए कॉपर सल्फेट में जैसे मेटल को बी को डाला तो बी कहेगी भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तू पीछे हट जा। कॉपर को निकाल दिया बाहर और BSO4 जो भी मेटल होगी, हमें मेटल दिखाने की जरूरत नहीं है। इट मीन इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, कॉपर सल्फेट की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी कॉपर सल्फेट से। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि नई चीज़ बन जाएगी। अगर आयरन होगी तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, अगर जिंक होगी तो जिंक सल्फेट बन सके, कोई भी हो सकती है ना ऊपर ये मेटल। तो ये देखिए हम कहेंगे ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन फेड अप, ब्लू कलर खत्म हो जाएगा। कौन सा बनेगा ये तब हमें पता होना था, अगर मेटल का पता होता तो इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो रेड ब्राउन कॉपर सीन एट द बॉटम, और जो कॉपर है वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। क्लियर। तो ये था, अगर आपके दिमाग में रिएक्टिविटी सीरीज है और आप अगर को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पता है तो ये इस टाइप की रिएक्शन कोई भी आ जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बड़ी मजे से कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद चलते हैं आगे। बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें वो कहता है कि विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स।
तो हमें पता है जब भी मेटल्स, हमने पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन जब भी हम करते हैं किससे, एसिड से करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्योंकि जो एसिड के पास होता है, जैसे मेटल की रिएक्शन की HCl से, तो ये हाइड्रोजन, मेटल का फंक्शन ही यही है, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं। कैसे करती हैं, क्योंकि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके सॉल्ट से रिएक्ट हो जाती हैं, जो सॉल्ट HCl है जैसे इससे रिएक्ट हो जाएंगी Cl से, और हाइड्रोजन को निकाल देंगी, है ना। जैसे एग्जांपल हम आपको करवा देते हैं, जैसे ये देखो सोडियम और HCl है, तो क्या हुआ था, सोडियम क्लोराइड बन जाता था और ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता था, है ना। ये सोडियम 2 टाइम, इसको बैलेंस कर सकते हैं, दिस इज 2 टाइम। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ बताना है। तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड reacts with more reactive metals। अब आपको पता होना चाहिए, अगर रिएक्टिविटी सीरीज तो आपके पास होना चाहिए ना। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। मीन हमने देखा था ये जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है ना, ये सारी एसिड से रिएक्ट हो जाती हैं, सभी में हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसने जनरल पूछा है, तो कोई भी पूछेगा तो आप रिएक्शन दे सकते हो। जैसे उसने सेकंड पार्ट में, इसी का जो सेकंड पार्ट उसने पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं आयरन से। तो रिएक्शन आगे करेंगे, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 विद आयरन मेटल के साथ देनी है इसकी रिएक्शन। तो क्या हो जाएगी, ये देखिए, आयरन प्लस H2SO4 क्या बनेगा, जे सॉलिड फॉर्म में है, जे है लिक्विड फॉर्म में, और बन जाएगा FeSO4, है ना। जे मेटल, रिएक्टिव मेटल, जे हाइड्रोजन से ऊपर है, जे क्या करेगी, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, और हाइड्रोजन जो है जहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो है, ये डिल्यूट एसिड डालते हैं वाटर में मिक्स करके, इसका इसको एक्यूस लिखा है, इन वाटर में इसका सोल्यूशन बन जाता है। तो इसको हाइड्रोजन गैस जो है, इसका आइडेंटिफिकेशन अगर करना है ना, आपने पढ़ा था 8th में भी पढ़ा था, ये इसमें भी है, पॉप साउंड, POP, पॉप साउंड आती है। अगर हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं निकली है, एक माचिस की तीली लेके या जलती हुई कैंडल लेके उसके ऊपर रखनी है। अगर तो पॉप साउंड, फटक फटक की आवाज़ आती है, तो इट मीन वो गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है। ऐसे बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है कि क्या होता है जब जिंक को हम आयरन 2 सल्फेट में डालते हैं। जिंक को आयरन 2 सल्फेट में, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, साथ में उसने लिखा है कि आपने रिएक्शन भी बतानी है, तो पहले हम रिएक्शन ही लिखते हैं। ये देखिए, आयरन 2 सल्फेट, दिस इज FeSO4, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट, ऐसे इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। आयरन 2 पॉजिटिव है जहाँ, और इसका कलर आपको पता है क्या होता है, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। इसमें आपने जिंक को डालना है, जिंक सॉलिड मेटल डाली। अब रिएक्शन होती है या नहीं होती, ये कौन बताएगा, ये बताएगा। अगर तो ये जिंक जो है ये आयरन से ऊपर होगी तो डिस्प्लेसमेंट कर देगी, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी, ये दिमाग में बिठा लेना। देखो आयरन, जिंक जो है आयरन से क्या है, ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर इसमें लेड डाला होता, कॉपर डाला होता, मरकरी डाली होती तो रिएक्शन नहीं होनी थी, नो रिएक्शन। लेकिन जहाँ रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट क्या होता है इसका, दैट इज एक्यूस। और एक्यूस है ना, ये पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन, एक्यू पानी में बनाया हुआ एक्यूस बोलते हैं, AKO लिखते हैं उसके साथ। और आयरन जो है अलग से निकल जाएगा। और हमें पता है जिंक सल्फेट का कलर जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस हो जाएगा, दिस इज जिंक सल्फेट। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs and zinc displace iron from
टू सल्फेट एंड फॉर्म, क्या बनाती है, एंड फॉर्म्ड जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो द ग्रीन सोल्यूशन चेंज इनटू कलरलेस। कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप लिख सकते हो कि इन दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर चेंज इनटू कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, इट मीन दिस इज बिकॉज द जिंक मेटल बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड चेंज इनटू जिंक सल्फेट। क्लियर? तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देना है। और आगे है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम को ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है, ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन। और व्हाट आर द आयन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, और इन कंपाउंड में आयन कौन से हैं वो दिखाने हैं। तो चलो पहले करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। किसका? सोडियम का करते हैं। ए पार्ट है सोडियम का और बी पार्ट है किसका? मैग्नीशियम का, और सी पार्ट ऑक्सीजन का, और सी पार्ट है किसका? दैट इज मैग्नीशियम का। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो, लेकिन आपको समझा देता हूँ। सोडियम का ये है, सोडियम का ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का 6 होते हैं ऑक्सीजन में, ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम का ये होते हैं, 2 होते हैं, जहाँ मर्जी दिखा दो, जहाँ दिखाना यहाँ दिखा सकते हो, नहीं तो जहाँ एक इधर दिखा दो एक इधर दिखा दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है। क्लियर? ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन बनते कैसे हैं ये तो हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। हमने किया था आयनिक बॉन्ड में, वो देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अगर नहीं देखी है वीडियो तो मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम का जहाँ देखें आप, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप के शेल में देखें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको बोलते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं वन एटम टू अनदर, आयनिक बॉन्ड में देखा था हमने, वही होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो एक आपने दिखा देना है कि एक इलेक्ट्रॉन ही ये यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने में, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब सेकंड अगर चलते हैं किस पे? ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? आप जी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है ना, ऐसा इसमें लिखेंगे, लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, फिर बनाएं, उसको पता चलेगा एग्जामिनर को कि वाकई इस बच्चे को कुछ आता है। एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे कितना है इसका? 8 है। तो के शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 शेल होते हैं ऑक्सीजन में। अगर स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं आप वो भी बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने 9th में पढ़ा था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है लास्ट वाले शेल में कितने होते हैं? 8 होने चाहिए, फिर कंप्लीट होता है। तो ये लास्ट वाला शेल इसका वैलेंस शेल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ शो कर देने हैं, ये शो कर दिए, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का। क्लियर? ऑक्सीजन का सिंबल डाल के कर देने हैं। उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है इसका 12। ठीक है, के शेल, इसमें एल शेल, के शेल में कितने होंगे? 2, एल शेल में 8, बचे कितने? के एल एम 2 बचे, 10 हो गए ना, 2 बचे। इसमें भी अगर आपने स्ट्रक्चर दिखाना है तो आपकी मर्जी है। 1 2 3 शेल, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने? 2 दिखा देने। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाली शेल में है यही बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे भी लिखती हैं बुक्स स्टार बना के, क्योंकि डॉट दिखते नहीं है तो वो स्टार बना देती हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मैग्नीशियम। क्लियर? दीज आर द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आती है तो बड़े मजे से बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। पहला है सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में ए पार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O। आयनिक बॉन्ड होती है ना इसमें, एक देता है एक लेता है। तो ये देखिए जहाँ से आ जाएगा, दोबारा आपने लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ऐसे, लेकिन मैं जहाँ से करूँगा, जहाँ से आपको समझा देता हूँ। जो सोडियम है आप लिख सकते हैं 281, मीन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन
और अगर हम ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन करें इससे तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं 2 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर या इसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया था आपको कि बॉन्ड क्यों बनती हैं, आटम्स स्टेबल होने के लिए। स्टेबल क्यों? जैसे नोबल गैसेस जो लास्ट वाले शेल की 18 पेरियोडिक टेबल पे 18 है ना हमारा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, वो स्टेबल होती हैं। उसी की तरह होने के लिए ये आपस में रिएक्ट होती हैं लास्ट वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ये सोच रही है कि एक चला जाए तो मेरे में 8 हो जाएंगे, ये सोच रही है 2 मिल जाएं तो मेरे में 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास एक ही है ना। ये कहता है मैं एक लॉस कर सकता हूँ, ये कहता है मेरे को 2 चाहिए, फिर मैं तेरे से कंबाइन होऊंगा, तो फिर ये 2 सोडियम आ जाते हैं, 2 सोडियम आ जाते हैं। या जहाँ कर सकते हो मल्टीप्लाई 2 से, या ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है 2 8 1, तो जे वाला एक इलेक्ट्रॉन जे देता है, एक जे देता है, ऐसे दिखा सकते हो आप। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से आपने दिखा देने हैं, तो नहीं भी दिखाओगे तो आपको ऐसे लिख सकते हो 2 सोडियम दोनों क्या हो गए 1 पॉजिटिव, 2 सोडियम है दोनों हो गए 1 पॉजिटिव, ठीक है। जो लॉस करता है क्या बनता है कैटाइन, हमने बड़ी डिटेल में देखा है आयनिक बॉन्ड में, एक बार देख लें उसको तो फिर तो बड़ा मजा आएगा, आपको खुद कर लोगे। और ऑक्सीजन जो है वो क्या बन जाती है 2 नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये कंबाइन हो जाते हैं और बन जाता है Na2O। हमने बताया था आपको कि ये जो कोफिशिएंट होता है इसके पाँव में आता है, ये ऐसे नहीं कर देना, कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे NaO, ये तो गलत हो गया, ये तो ऑक्सीजन भी 2 हो गई, ठीक है ना। तो ये है क्योंकि बैलेंस करनी होती है ना। इसका देखो, इसका एक पॉजिटिव है, इसका क्या था 2 नेगेटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता था 2 नेगेटिव, एक लॉस करता था 1 नेगेटिव, ये बैलेंस करने होते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और ये है 2 नेगेटिव, मीन जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव, जितने लॉस हुए इलेक्ट्रॉन उतने गेन, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये बन गया। अब आगे बात करते हैं, बी पार्ट है हमारा, कौन सा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, MgO, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख सकते हैं। तो चलें मैग्नीशियम देखते हैं, जहाँ करता हूँ ये हो गया ना। अब इसके नीचे करता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखो मैंने मैग्नीशियम लिया हुआ है प्लस ऑक्सीजन लिया हुआ है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। या लिख सकते हो आप, ये पूरा भी लिखना, पूरा लिख सकते हो कि मैग्नीशियम हैविंग 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखें तो ये है मैग्नीशियम का, और ऑक्सीजन का देखें तो वो है 2 6। ये कह रही है 2 चले जाएं क्योंकि मेटल लॉस करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये नॉन मेटल है पीरियोडिक टेबल के साइड, ये गेन करती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ये सोच रही है 2 चले जाए मैं स्टेबल, 8 हो जाएंगे लास्ट वाले में। ये सोच रही है 2 मिल जाए तो मैं स्टेबल, तो होगी मीटिंग इनकी। ये कहती है तेरे तू इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तू आसानी से लॉस कर सकती है, मैं गेन कर सकती हूँ, चलो दोनों मिलके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इसने किया एक इसने किया, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। मैग्नीशियम हो गई, क्या हो गया, पहले ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम हो गई 2 पॉजिटिव, जिसने लॉस किया 2 पॉजिटिव है ना, और जिसने गेन किया वो क्या 2 नेगेटिव, और दोनों कंबाइन होके लिख देंगे MgO, एक टाइम जे एक टाइम जे, है ना, एक से काम चल गया, बाई को भी नहीं लाना पड़ा दूसरे को। ये 2 लॉस कर सकती थी, ये 2 गेन कर सकती थी, तो फार्मूला हो गया MgO। क्लियर? इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहते हो अगर रख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, और दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वेरी इजी। और थर्ड पार्ट उसने पूछा है, बताइए आइंस कौन से हैं इसमें, व्हाट आर द आइन प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये तो आप मेरे ख्याल में दोनों कंपाउंड में बताएं आइंस कौन से। आइन क्या होते हैं, केटाइन और एनाइन, केटाइन पॉजिटिव वाले और एनाइन नेगेटिव वाले। तो मेरे ख्याल में अब तो आपको क्लियर हो गया। सोडियम ऑक्साइड की अगर बात करें, सोडियम ऑक्साइड में आइंस कौन कौन से हैं, बोलो कौन कौन से हैं, दैट इज सोडियम पॉजिटिव एंड, सोडियम पॉजिटिव नीचे लिख देता हूँ, जहाँ लिख देता हूँ सोडियम पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, ये देखिए सोडियम 1 पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज सोडियम आइन, दिस इज ऑक्सीजन आइन, इसको ऑक्साइड आइन अगर आपने नाम याद रखने ना, इसको सोडियम आइन बोलते हैं, सोडियम आइन, ठीक है। और इसको ऑक्साइड ऑक्सीजन आइन नहीं बोलते, ऑक्साइड आइन बोलते हैं। नाम चेंज हो जाते हैं नेगेटिव वाले के, पॉजिटिव वाले के वही रहते हैं, ये देखेंगे आप बड़ी क्लासों में। तो दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन, पॉजिटिव वाला केटाइन। ऐसे ही दूसरा पार्ट देखें अगर, वो क्या हमारा, वो है MgO, ठीक है। बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट इसका देखें तो वो है MgO हमने बनाया। इसमें देखें कौन से आइन है बच्चे, इसमें भी 2 आइन है, कौन कौन से, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एंड
ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, वेरी सिंपल। दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। केटाइन एनाइन भी लिख सकते हो ऐसे, केटाइन एनाइन, या नाम लिखने हैं तो नाम भी लिख सकते हो, एनाइन, ठीक है, ANIONE, क्लियर। तो वेरी इजी, कोई भी दे दे हमें आयनिक बॉन्ड हम बना सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें वो कहता है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट या वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है? तो अभी हमने पीछे आयनिक कंपाउंड बनाए, हमने देखा आयनिक कंपाउंड बनते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले आयन कंबाइन होके, और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मेल्ट करना है तो इन फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ेगा, नेचुरली इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ेगी। इस कारण इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर मैक्सिमम ये जो आयनिक कंपाउंड हैं ये सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो ये देखिए, आयनिक कंपाउंड आर फॉर्मड बाय स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। कौन से? केटाइन और एनाइन। अभी बनाए हमने। इन ऑर्डर टू मेल्ट देम ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देयरफॉर द आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड is 1074 mean 1074 Kelvin and that of calcium oxide is 2850 Kelvin। देखो बड़ा ज़्यादा है। हमारा आयरन जो मेटल है वो 1500 के करीब, 1500 समथिंग 35 केल्विन पे क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। लेकिन ये देखिए इसका तो बहुत ज़्यादा है। तो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं बच्चे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म मिनरल ओर एंड गैंग्यू। मिनरल ओर और गैंग्यू के बारे में आपने लिखना है, दो लाइंस। क्या होती हैं ये? तो मैं आपको बता दूं कि मेटल जो हमारी हैं, जैसे आपने देखा है जिंक मेटल, एल्युमिनियम मेटल, आयरन मेटल, ये जो है ये ऐसे नहीं होती जैसे हम देखते हैं एल्युमिनियम की फाइल हम देखते हैं, है ना, उस फॉर्म में नहीं होती। तो ये रॉक की फॉर्म में होती हैं, मेन मिट्टी की फॉर्म में हम कह सकते हैं, जहाँ अर्थ क्रस्ट से ये निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। नेचुरल कंपाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, हज़ारों साल से ये बन रहे होते हैं ज़मीन के अंदर। तो ये जो कंपाउंड की फॉर्म में ये निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, जो नेचुरल फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं मिनरल। क्लियर। अब सेकंड है ओर। ओर क्या है? और अब इन मिनरल में से जैसे हम बात करें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मेटल के दो मिनरल हैं, एक बायोक्साइड और एक है क्ले, ये हमारी सैंड वगैरह जो आ जाती है। अब हमने एल्युमिनियम इनमें से निकालना हो ना, तो बायोक्साइड से हम निकाल सकते हैं, सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर हम क्ले से निकालेंगे ना, तो वो इतनी उसकी कीमत नहीं होगी जितना उसको निकालने में खर्चा हो जाएगा। इट मीन मिनरल दोनों हैं, दो मिनरल हैं एल्युमिनियम के, लेकिन एल्युमिनियम को हम निकालते कहाँ से है? बायोक्साइड से। तो जिस मिनरल से मेटल को आसानी से निकाला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। क्लियर। ओर और मिनरल एक ही चीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि मिनरल, वो वाला मिनरल जिससे मेटल को निकाला जाता है उसको ओर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओर भी मिनरल है, ओर भी क्या है? मिनरल है। लेकिन मिनरल जो सारे मिनरल जो है वो ओर नहीं होते। मिनरल वही ओर होगा जिससे मेटल को निकाला जाता है। हम कहते हैं ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट द ओर। उसके बाद थर्ड है हमारा गैंग्यू। जब इस ओर को हम निकालते हैं, मिनरल को हम निकालते हैं ज़मीन से, और जिस मिनरल से जब हमने मेटल को निकालनी है उसको क्या बोलते हैं? ओर। और इस ओर में फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम का ओर है जिससे हम मेटल निकालते हैं, उसका फार्मूला है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है उसके साथ। लेकिन उन दोनों को छोड़ के, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को छोड़ के, और भी बड़ा कुछ उसके साथ चिपका होता है, बड़ा कुछ उसके साथ लगा होता है, अनवांटेड इम्प्यूरिटीज। समझ गए ना? सैंड लगी है, लाइमस्टोन लगा है, मीन हज़ारों सालों से वो और ज़मीन के नीचे है, तो बड़ी सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं चिपकी हुई। तो वो जो अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें और को जब प्यूरीफाई करना है ना, तो जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं उनको हम निकालते हैं, उसके साथ से छुड़ाते हैं। तो वही जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको बोलते हैं गैंग्यू, या उनको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं क्या कहता है मिनरल। क्या कहता है? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर नेचुरल कंपाउंड्स, है ना।
मेटल के नेचुरल कंपाउंड, दीज नेचुरल कंपाउंड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल हैज़ 2 मिनरल, बायोक्साइड जिसका फार्मूला Al2O3, 2 टाइम वाटर भी होता है वो नाम भी लिखें, एंड क्ले Al2O3 एंड Si2O2, सिलिका भी होता है इसके साथ। तो ये हो गया मिनरल। बड़े सारे मिनरल हमने आपको बताए थे टेबल में, वो आप देख सकते हो वीडियो, है ना, मिनरल वाली या मेटलर्जी वाली। उसके बाद और क्या है, और भी हमने वहाँ बताया था आपको कि अभी मैंने बता दिया कि जिस मिनरल से मेटल निकाली जाती है उसको और बोलते हैं। दो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड और। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ 2 मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम बायोक्साइड एंड क्ले, एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बायोक्साइड। एल्यूमिनियम मेटल कहाँ से निकाली जाती है? बायोक्साइड से। इट मीन आउट ऑफ 2 मिनरल, 2 मिनरल हैं किसके? एल्यूमिनियम के, लेकिन और हम किसको बोलेंगे? बायोक्साइड इज कॉल्ड ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इट मीन ऑल ओर आर मिनरल, सभी ओर को हम मिनरल बोल सकते हैं, लेकिन सभी मिनरल जो हैं वो ओर नहीं होते। क्लियर कर लें ये, ठीक है। उसके बाद है गैंग्यू, द ओर ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ यूजली कंटेमिनेटेड विद लार्ज नंबर ऑफ इम्प्यूरिटीज। बड़ी सारी इम्प्यूरिटी होती हैं। द अनवांटेड इम्प्यूरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटीरियल, लाइमस्टोन, माइका प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग्यू और मैट्रिक्स। इसी को हम बोलते हैं इम्प्यूरिटीज को, गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेम 2 मेटल विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन सी ऐसी 2 मेटल हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं? तो आपको हमने बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव, जितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उतने ही उसके ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो किसी से रिएक्ट नहीं होती, तो नेचुरली वो फ्री स्टेट में आज़ाद भी पाई जाएगी। तो इसको आंसर तो इसका 2 वर्ड का है, गोल्ड और प्लेटिनम। लेकिन अगर आप और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इन द रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर हम देखें क्या था, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये मेटल हैं 2, ठीक है। ये किसी ना किसी फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसे सिल्वर भी हम सिल्वर सल्फाइड की फॉर्म में कई बार मिल जाता है, हालांकि ये भी नेटिव में पाई जाती हैं, कई बार नहीं भी पाई जाती। तो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो आंसर इसका यही है, गोल्ड आंसर है इसका, गोल्ड दैट इज एजू एंड प्लेटिनम, ठीक है, ये आंसर है। तो अगर आप और एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो लिख सकते हो कि द मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज फाउंड इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे डज नॉट कंबाइन विद एनी अदर मटीरियल। ओके, तो उसके बाद है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटलर्जी की प्रोसेस कर रहा है, ये बात कर रहा है कि जब मेटलर्जी प्रोसेस में हम सबसे पहले मेटल जो ओर होता था उसको ऑक्साइड में चेंज करते थे, कैल्सिनेशन लगा के या रोस्टिंग लगा के, फिर ऑक्साइड में चेंज करके फिर उससे मेटल निकालते थे। तो ये वही पूछ रहा है कि ऑक्साइड में से जो मेटल निकाली जाती है कौन सी प्रोसेस लगाई जाती है। एक वर्ड का इसका आंसर है, अगर आंसर देना हो तो एक वर्ड का है। क्या करते थे आपको पता है, कार्बन डालते थे या एल्यूमिनियम डालते थे, और उस प्रोसेस को हम बोलते थे वाई रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस, बस इतना लिख सकते हो, ज़्यादा लिखना चाहता है तो लिख सकते हो द केमिकल प्रोसेस यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन प्रोसेस। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, इतना काफ़ी है, आंसर इतना ही है। अगर एग्जाम्पल देना है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक जो था, जो हमने बनाया था कैल्सिनेशन रोस्टिंग से, है ना, जिंक के दोनों ऑक्साइड होते थे, कार्बोनेट और सल्फाइड वाले भी। कार्बोनेट को क्या लगाते थे? कैल्सिनेशन। उसको क्या लगाते थे? रोस्टिंग। आया याद? नहीं तो वो वीडियो देख लो मेटलर्जी वाली, वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छे ढंग से उसमें समझाया गया है। तो क्या करते थे, जिंक ऑक्साइड में हम क्या करते थे? कार्बन डालते थे, है ना। ये कहाँ थे? ये जो ओर से बनाया था हमने ऑक्साइड, तो ये कार्बन डालते थे तो ये जिंक निकल जाती थी और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती थी, है ना। और एग्जाम्पल लिखनी है और भी ले सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल आप दे सकते हो आयरन ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड, जो नेचर में आयरन है वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड। दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि जहाँ आयरन की वैलेंसी 3 है, इसमें एल्यूमिनियम डालते थे, याद आया आपको?
एल्यूमिनियम डालते थे, क्योंकि ये पहले ऑक्साइड की फॉर्म में होता था। एल्यूमिनियम, कार्बन भी डाल देते थे इसमें, लेकिन एल्यूमिनियम भी डाल सकते थे और आयरन निकल जाता है, और Al2O3। और भी हमने की थी एक मैग्नीज ऑक्साइड की। मैग्नीज ऑक्साइड में कहता है कि आप एल्यूमिनियम ही डाल सकते हो, कार्बन नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नीज ऊपर आती है, कार्बन जो है लेस रिएक्टिव है मैग्नीज से, और एल्यूमिनियम डालते थे, मैग्नीज निकल जाती थी, Al2O3 बैलेंस कर लेते। एग्जाम्पल देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो सिंपली इसका आंसर है रिडक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। कहता है मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ जिंक मैग्नीशियम कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ये ऑक्साइड दिए गए हैं, ये देखिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और कॉपर ऑक्साइड CgO। कॉपर के दो ऑक्साइड होते हैं, एक ये भी होते हैं Cu2O, कॉपर 1 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, कोई भी हो सकता है। तो इनमें हमने ये मेटल डाली है, जिंक डाल के देखते हैं, मैग्नीशियम डाल के देखते हैं, कॉपर डाल के देखते हैं। आपने बताना है किसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, इन विच केस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। तो आपको पता है वही रिएक्शन होगी जहां ये जो ऑक्साइड है, अगर जो मेटल डाली है उसकी मेटल से, ऑक्साइड वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी। वो रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास है, वो तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। ठीक है, एक पेज पे उसको लिख लेना है जब भी ये सॉल्व करना है। तो पहले बात करते हैं जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन तभी होगी अगर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालेंगे, जिंक से ऊपर डालेंगे। तो जिंक डालेंगे कुछ नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, मैग्नीशियम डालेंगे, मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, रिएक्शन हो जाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। अगर रिएक्शन दिखानी हो तो हम रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, जिंक निकल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, MgO और जिंक निकल जाएगा, है ना, डिस्प्लेस कर देगी जिंक को। तो रिएक्शन इसने पूछी नहीं है। और कॉपर में, कॉपर जो मेटल है वो काफ़ी नीचे है, वो तो कर ही नहीं सकती। क्लियर। अब चलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इसके ऊपर हो गए वही कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते। तो देखते हैं इनमें क्या है, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक भी नहीं कर सकती, मैग्नीशियम आ गई, कोई नो चेंज, कॉपर, समझ गए ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड में से मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ वही चीज़ रिएक्ट हो सकती है जो मैग्नीशियम के ऊपर हो। तो ऊपर तो इनमें से कोई भी नहीं है, उससे कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड काफ़ी नीचे है कॉपर, इसके ऊपर जो भी मेटल होगी वो इससे रिएक्ट हो जाएगी, है ना, डिस्प्लेस कर देगी, धक्का मार देगी कॉपर। ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में इससे ऊपर जो भी, अगर आप जिंक डालेंगे तो जिंक क्या करेगी, कॉपर को धक्का मारेगी, कहेगी तू बाहर निकल, मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, है ना। तो रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब मैग्नीशियम डालेंगे, ये देखो कॉपर ऑक्साइड में मैग्नीशियम डालेंगे तो तब भी क्या करेगी, धक्का मारेगी मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम कहेगी मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, छोड़ ऑक्सीजन को, मैं इसके साथ रिएक्ट हो जाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, है ना, कॉपर निकल जाएगा अलग से, मीन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और जहां तो नहीं चेंज होगी कॉपर में। क्लियर। तो ये था, बड़ा आसान है, इजी है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, रिएक्टिविटी सीरीज आपके दिमाग में है, तो कोई भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान। तो अगर नहीं पता है इसका रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो वो वीडियो देख लें डिस्प्लेसमेंट वाली, फिर इनको सॉल्व करें, अदरवाइज ये बड़ी टफ हो जाती हैं। तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच मेटल डू नॉट कोरिडेड इजिली। कौन सी मेटल जो है उसको कोरिजन नहीं होता। रीजन हमने बताया था कि मेटल जो है इन्वायरमेंट कंडीशन में ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट होकर क्या होती हैं, डिस्ट्रॉय होती जाती हैं, इसको हम कोरिजन बोलते हैं। जैसे आयरन को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने बताया जितनी रिएक्टिव मेटल होगी उतनी जल्दी कोरिजन होगा, क्योंकि मोर इज द रिएक्टिव मेटल मोर इज द कोरिजन, आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जैसे नीचे जाते जाएंगे कोरिजन कम होता जाएगा। इट मीन वो मेटल जो सबसे नीचे हैं उनको कोरिजन नहीं होगा। जैसे कि ये सिल्वर, कॉपर, हमारा है गोल्ड, कॉपर नहीं आता जी, हाँ आएगा गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। सिल्वर को भी हमने देखा था, सिल्वर भी टर्निश हो जाता था थोड़ा ब्लैक कलर का, लेकिन ये दो मेटल जो हैं गोल्ड और प्लेटिनम, इनको कोरिजन नहीं होता। तो हम कहेंगे दोज मेटल विच आर लीस्ट रिएक्टिव एंड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास जो लास्ट में अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट कोरिड इजिली, फॉर एग्जाम्पल मेटल गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, आंसर तो गोल्ड एंड प्लेटिनम ही है, लेकिन दो लाइनें लिख दो और अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एलॉयज।
एलॉयज क्या होते हैं? तो एलॉयज हमने बोला था कि मेटल्स को मिक्स करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, पूरी एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, एक ही फेज दिखता है, अलग अलग नहीं दिखती हैं, तो उसको हम एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। तो एलॉय की जो प्रॉपर्टी है वो मेटल से थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो ये देखिए, एलॉयज आर ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals and alloy is prepared by mixing various metal in their molten state। पहले मेल्ट किया जाता है मेटल को, फिर मिक्स किया जाता है, एंड देन कूलिंग द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर, फिर इनको ठंडा कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ये देखिए एग्जाम्पल, ब्रास जो है किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का, ब्रास। और ब्रोंज जो है हमारा, ब्रोंज मेटल आपने सुना है ना, उसमें क्या होता है? कॉपर और टिन। ये एलॉय वाली हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें बड़े सारे एलॉयज हमने दिखाए हैं, वो आप एग्जाम्पल वहाँ कोई भी कर सकते हो। उसमें हमने ये भी दिखाया था, बताया था कि नॉन मेटल भी कंबाइन करते हैं। जो हमारा स्टील है, जो सरिये हम आरसीसी में डालते हैं छत डालने के लिए, उस आयरन में क्या मिलाया होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मिलाया होता है ना। केवल नॉन मेटल मिलाते हैं, लेकिन मैक्सिमम एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स। क्लियर? तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों ये थे क्वेश्चंस और उनके आंसर। अगर आप इनके आंसर देने से पहले अगर ये वीडियो जो इस चैप्टर पे बनी हैं उनको आप देख लेते हो तो फिर आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि कई बार सिलेबस के बाहर से पेपर आ जाता है, लेकिन पेपर सिलेबस के बाहर में नहीं होता। ये जो क्वेश्चन आंसर हैं उनसे बाहर अलग से क्वेश्चन पूछे होते हैं। बच्चे यही क्वेश्चन करके जाते हैं, वो बुक में से कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि बड़ा सारा मटेरियल उसके अंदर है। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों।